हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त ना? तो मैं गुड लर्नर के प्लेटफॉर्म पर एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ के जाते हैं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितने भी वीडियो हैं सभी को लाइक करिए। ये आपका सबसे पहला काम है वीडियो देखने से पहले। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो मैं चैनल पे वीडियो नहीं डालूँगा और आगे से आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो आज जो चैप्टर का वीडियो बनाए हैं वो हर्षित सर बनाए हैं, जो कि वेक्टर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं के लिए। आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद आप लोग हमसे प्रॉमिस करिए कि आप लोग 2 बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कि कोचिंग नहीं कर पाते हैं। हमारे चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री सेवाएं मिलेगी, एक भी पैसा आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को हर्षित सर पढ़ाएंगे जो कि बहुत अच्छे मैथ में नंबर लाते थे, 49 आउट ऑफ 50 उन्हें फर्स्ट बार आया था। वो हमारे कक्षा के टॉपर रह चुके हैं। मैं उनके बारे में और भी आपसे बहुत सारी स्टोरी साझा करूंगा एक अलग वीडियो में। पहले आप लोग उनकी वीडियो देखें, ठीक है? Hello everyone, today I am going to teach you a very interesting chapter vector of class 11 physics as well as class 12 maths. So let's proceed to our new chapter vector. सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये वेक्टर होता क्या है। हमारे पास दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। एक्चुअली वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। ऐसा कई बुक में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा और डीप में हम जानते हैं कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर वो यूनिट है जो जिसके पास स्केलर हो, जो स्केलर से अपोजिट हो। इसका मतलब हुआ उसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो, और साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। इसे समझने के लिए चलिए चलते हैं हम एक फॉर एन एग्जाम्पल। ये दो करंट है I1 I2। इन दोनों के पास अपना अपना डायरेक्शन है और इनके दो अलग अलग मैग्नीट्यूड है और जो I को कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली ये एक वेक्टर है कि नहीं, आप बताइए। नो सर। बिल्कुल सही, ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। समझे? तो वेक्टर आप समझ गए होंगे कि जो मैग्नीट्यूड जिसके पास वेक्टर उसे हम कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं। चलिए आज पढ़ाते हैं आप आपको आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कितने तरह के होते हैं? जीरो वेक्टर होते हैं, जीरो वेक्टर वो होते हैं जिसके मैग्नीट्यूड, तो जैसे कोई वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहले जानते हैं वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। वेक्टर को डिनोट इस तरह करते हैं, जैसे ये कोई वेक्टर है तो इसको डिनोट करेंगे ए बी, इस पर वेक्टर का साइन, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो वेक्टर वो होता है जैसे कोई वेक्टर ए बी है तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरह होता है। इसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो तो वह जीरो वेक्टर होता है। और जीरो वेक्टर जैसे ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन इसका डायरेक्शन हमें पता नहीं है। डायरेक्शन किसी भी तरह हो सकता है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, किसी भी डायरेक्शन में। इसलिए वेक्टर का मतलब होता है जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो और जिसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो। इतना समझ गए? चलिए हम अगले टाइप्स ऑफ वेक्टर पे जाते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ये VBI है, इसी से आपके सारे कंसेप्ट आगे भी दूर होंगे और आपके क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हम चलते हैं। जैसे ये AB वेक्टर है, ठीक है, और इसके पैरेलल कोई CD वेक्टर है।
ठीक है, जिसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल वेक्टर है, ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर के पैरेलल है, तो ये एक्चुअली एंटी पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से बना सकते हैं जिसका ये रहा आपका वेक्टर, ठीक है, जिसे हम डिनोट करेंगे सी डी वेक्टर ई एफ वेक्टर से, ठीक है। तो एक यहां से हमें पता चल जाएगा इन तीनों कंसेप्ट से कि ए बी वेक्टर पैरेलल है किसके, सी डी वेक्टर के, पैरेलल है किसके, ई एफ वेक्टर के। भले इन दोनों ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो, एंटी पैरेलल वेक्टर हो, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना है और मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है। एक्चुअली कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है जिसके जो किसी भी लाइन के पैरेलल हो कोई वेक्टर, और लेकिन उसका डायरेक्शन सेम हो या उसके ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये होता है कि जब कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है उस केस में और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अपनी तीसरी वेक्टर की तरफ जाते हैं। नंबर 3 है को इनिशियल वेक्टर। जब कोई दो वेक्टर या तीन वेक्टर या इनफाइनाइट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो तब उसे कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओ वेक्टर जो है, ओ बी वेक्टर जो है एंड ओ सी वेक्टर जो है, तीनों का इनिशियल पॉइंट ये ओ है, इसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इतना समझ गए आप। वेक्टर है हमारा इक्वल वेक्टर। हम कोई भी दो वेक्टर को इक्वल तब कहेंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, तो हम कहेंगे इसकी दोनों डायरेक्शन भी सेम है इस डायरेक्शन में और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब होगा मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे तब ए एंड बी हो जाएगा हमारा इक्वल वेक्टर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने पांचवें वेक्टर की तरफ, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर जैसे नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जैसे दो वेक्टर को हम नेगेटिव तब कहेंगे जब उनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो। फॉर एन एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, यहाँ मॉड ए इक्वल टू मॉड बी तो है लेकिन यहाँ डायरेक्शन अलग है, इसलिए हम ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर कहेंगे। ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, समझे इतना? यस सर। ए इज नॉट इक्वल टू बी क्यों कहे? क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर थोड़ी है, ये नेगेटिव वेक्टर है। तो ए वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो बी की जगह माइनस भी हम लगाते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ए वेक्टर के, इसलिए इक्वल वेक्टर नहीं है, ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर है, ठीक है जी सर। अपना छठा वेक्टर आते हैं को प्लानर वेक्टर, सबसे इजी वेक्टर कह सकते हैं इसे। बात समझ में आ रही है? को प्लानर वेक्टर क्या होती है? हाँ सर। को प्लानर वेक्टर जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, ये बोर्ड नहीं, ये एक प्लेन है। ये प्लेन में हमारा ये हो गया ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर, इधर सी वेक्टर, ठीक है। ये सब एक प्लेन में है, तो सेम प्लेन पर जब कोई बहुत सारे वेक्टर हो तो हम उसे कहते हैं को प्लानर वेक्टर। ए बी और सी यहाँ पर सेम प्लेन में, इसलिए हम कहेंगे ए बी एंड सी आर क्या कहेंगे? को प्लानर वेक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर में से एक है यूनिट वेक्टर। एक कोलिनियर वेक्टर इंपॉर्टेंट था और उससे भी ज्यादा ये है यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसे डिनोट कैसे करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर उसका क्या होगा? एक कैप, उसको कैप बोलते हैं, ठीक है, मंदिर जैसा होता है
इसे ए कैप कहते हैं, ठीक है। ए वेक्टर सपोज कि इसे निकालते कैसे हैं यूनिट वेक्टर को। ये कोई वेक्टर है ए जिसका कंपोनेंट्स है आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कहेगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, मतलब ए कैप निकालिए। ए कैप बराबर होता है आपका वेक्टर बाय मॉड ए। मॉड ए कैसे निकालते हैं, वेक्टर यहाँ पर क्या हुआ आई प्लस 2j प्लस के कैप, ठीक है। बाय मॉड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आया है, जहाँ पर मॉड ए मतलब पोजीशन वेक्टर होता है और उसका डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकालते हैं। मॉड का मतलब क्या है, मॉड एक डिस्टेंस है, ठीक है। तो मॉड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के वेक्टर्स होते हैं। तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस के बाय 2, यही हो गया ए कैप, ये ठीक है। यस सर। टक ये यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट बना लीजिए, आगे आपको बहुत काम देगा। चलिए ले लिया, अब आगे चलते हैं। चलिए हमारे अगले टॉपिक की तरफ, पोजीशन वेक्टर। इसे अच्छे समझने के लिए हमारे पास 3D का फिगर होना चाहिए। ये हो गया x, ये y, ये z, ये हो गया ओरिजिन हमारा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0, ठीक है। सपोज करिए ये 3D फिगर है, 3D में हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट जैसे P ले लीजिए, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या होगा x, y एंड z। ओरिजिन से डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कैसे नापेंगे, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा बहुत पहले। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या निकला आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। ये जो OP का जो डिस्टेंस है OP, इसको डिनोट करते हैं R से, ठीक है। यही OP हो जाता है हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, ठीक है। इसी हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कहेगा पोजीशन वेक्टर निकालो, तो क्या पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू O, और ये इसे डिनोट करते हैं R वेक्टर से, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं हम, और हाँ इसको डिनोट R से करते हैं, ठीक है। R वेक्टर, जहाँ पर ये होता है OP वेक्टर बराबर R वेक्टर, ठीक है। अगर मॉड OP निकालना हो, ठीक है, मॉड OP या मॉड R, तो ये हो जाता है ये रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। यस सर। पोजीशन वेक्टर का मॉड निकालने का फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक है डायरेक्शन, रेशियो एंड कोसाइन, ठीक है। एक्चुअली चलिए इस बात से समझते हैं, डायरेक्शन कोसाइन पहले होता क्या है, चलिए मैं समझा दूं। डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर द कोसाइंस वैल्यूज, समझे, कोसाइन वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। मतलब जो कोसाइन एंगल का जो कोसाइन वैल्यू होता है उसे हम डायरेक्शन एंगल का उसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन एंगल का जो कोसाइन वैल्यूज होता है उसे हम डायरेक्शन का, इसके लिए आप समझते हैं ये x y z, ठीक है। वो हो गया ओरिजिन का। देखिए सबसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा, कोई पॉइंट है, पहले पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं P,
ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आप क्या जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, एक्स वाई और जेड होगा। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो ये क्या होगा, इसे लेट करते हैं अल्फा। अल्फा बोला जाता है एक्स एक्सिस के अलोंग जब बनता है एंगल, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से वाई गामा। ठीक है, बीटा बीटा माफ कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल। इस एंगल अल्फा बीटा और गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और इसी का डायरेक्शन कोसाइन, इसी का कोसाइन वैल्यूज होता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन एंगल का जो कोसाइन के रूप में वैल्यूज होता है, डायरेक्शन एंगल का जो डायरेक्शन, समझ, तो फोकस करो। मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, एक्चुअली मेरा भी पहले वीडियो है। तो डायरेक्शन कोसाइन होता है डायरेक्शन एंगल्स का जो कोसाइन वैल्यूज होता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, ये एंगल को हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और इसी का कोसाइन वैल्यूज होता है। तो आगे चलते हैं, डायरेक्शन रेशियो कोसाइन को समझने के लिए वो समझना जरूरी था। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जैसे कोई भी वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया आई प्लस जे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, ये जो ए बी एंड सी है यही होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ कंपोनेंट्स, जो होता है आर का कंपोनेंट्स आई जे और के। तो इसी का कोएफिशिएंट को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। तो आज मैं उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, अगर इसका मॉड निकाला जाए, एबीसी यानी आर का मॉड निकाला जाए, ठीक है, मॉड हम कैसे निकालते हैं, रूट अंडर इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 होता है तो ये होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, और अगर ये मॉड आर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये होता है डायरेक्शन रेशियोज। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, और अगर मॉड कोई भी वेक्टर का मॉड 1 हो जाए तो वो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट हो जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, डायरेक्शन कोसाइन कहेगा निकालने, तो क्या करेंगे, उसको डिनोट कैसे करते हैं, एल से करते हैं, एम से करते हैं और एन से करते हैं। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन कोसाइन होगा तो हम लिखेंगे एल बराबर ए, एम बराबर बी, एन बराबर सी। कब, जब ये डायरेक्शन कोसाइन हो, इसका मतलब उसका मॉड जब 1 हो। ठीक है, कोई वेक्टर का जब मॉड 1 हो तो उसका डायरेक्शन कोसाइन उसे कहते हैं, और उसका उसे लिखते हैं इस तरह से, डिनोट करते हैं एल बराबर ए, एम बराबर बी एंड एन बराबर सी। इतना समझ गए? तो समझ गए कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या अंतर है। जब उसका कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो सीधा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है, और अगर मैग्नीट्यूड नहीं हो तो उसका कोएफिशिएंट्स क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो। गुड। अब चलिए, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो तब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर बराबर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब आप ये बताइए कि ये डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने क्या कहा कि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो तो वो डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, हमने सीखा है कि 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो कोसाइन है सर। 1 + 1 + 1/3 क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। यस सर। ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन
कोसाइन, ठीक है। और अगर यहीं पर मैं चेंज कर लूं, मैं यहां पर आपको क्या लिख दूं, चलिए -4 लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ भी 2 कर देता हूँ। किधर करूंगा, इधर इधर जिधर आप बोली, चलिए इधर करता हूँ 5, ठीक है। तो क्या ये अब होगा डायरेक्शन कोसाइन? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मॉड नॉट इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा डायरेक्शन उस केस में ये जो नंबर है -4/√3, 1/√3 और 5/√3, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन नहीं बल्कि डायरेक्शन रेशियो होगा, क्योंकि इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, ठीक है। तो इसे डिनोट कैसे करेंगे डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में? तो L बराबर 4/√3, M बराबर 1/√3 और N बराबर 5/√3। ये क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं L से, M से और N से। माफ करिएगा, ये A, ये B और इसे C से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन रेशियो को करते हैं ABC से, डायरेक्शन कोसाइन को करते हैं LMN से। जब ये 1/√3 था, B 1/√3, सब 1/√3 के फॉर्म में था, तब जब मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तब हम डिनोट करेंगे LMN से, जो डायरेक्शन कोसाइन को दिखाता है, ठीक है। अभी डायरेक्शन रेशियोज ना है तो A, B और C से डिनोट करेंगे, ठीक है। और मैंने एक लास्ट चीज बताऊंगा इसमें, तो कोई वेक्टर है जैसे 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये क्या डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो है? रेशियो है। हाँ, तो इसमें कहेगा क्वेश्चन वेक्टर ए वेक्टर का आप डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जब ये मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो तो ये डायरेक्शन रेशियो हो, ठीक है। अब आपको कहेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है A बराबर A बाई, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? डिनोट करते हैं L से और M से डायरेक्शन कोसाइंस को, इसीलिए मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, यहाँ पर A क्या है? ये है कोफिशिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो कंपोनेंट I है उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? जैसे L निकालना हमें, यहाँ पर देखिए A क्या है? 2 है, रूट अंडर क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 9√14, ठीक है। तो L को डिनोट कैसे करेंगे? डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में 2/√14 से, ठीक है ना। उसी तरह हम M निकाल लेंगे। M हमारा आएगा, कैलकुलेट कीजिए आप, -3/√14 आ रहा है, बिल्कुल। और N बराबर हमारा आ जाएगा 1/√14। यही L, M और N जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस है। इसी तरह डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। कब निकालते हैं? जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो, तब डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका, ठीक है।
पानी वानी पी के रखिए आप लोग, आपका जोश कम हो रहा है। लीजिए बोतल लीजिए, क्या पढ़ेंगे आप लोग जब बच्चों लोग का। एक तो लाइट कटी हुई है, उसके बाद आप पानी नहीं पी रहे हैं, जोश कैसे आएगा बच्चों में, क्या पढ़ेंगे आप। का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इसे रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन में बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं, सर ये डायरेक्शन रेशियो है, सर ये डायरेक्शन कोसाइन है। आप समझिए, मैंने बहुत कुछ बताया है और एग्जाम्पल के साथ बताया है। आप इतना रिवाइज कीजिए। अगले सेशन होगा हमारा जल्दी, और उसमें मैं बताऊंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद हम और आगे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। तो क्लासेस मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। जय हिंद।